गुड मॉर्निंग साथियों, लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि कल हमने मॉडल पेपर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कर चुका था। आज हम अति लघुत्तरी प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, इसके बाद लघुत्तरी प्रश्नों की, इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्नों की। जैसा कि मैंने कल करवा दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। आई होप कि आपने इसे प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से विश्लेषण किया होगा। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, शुक्राणु जनन व वीर्यसेचन। वीर्यसेचन को ही क्या कहा जाता है? स्पर्मिएशन कहा जाता है। इसको अपने को डिफाइन करना है क्या होता है करके। देखिए अपन थोड़ा सा इसमें नया स्लाइड में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र कहा जाता है इसे। आपको ये भी पता होगा प्रजनन तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक नर प्रजनन तंत्र होता है, एक क्या होता है? नर प्रजनन तंत्र होता है, और दूसरा होता है मादा प्रजनन तंत्र होता है। दूसरा होता है मादा प्रजनन तंत्र। मैंने आपको पिछली क्लास में या पिछले मॉडल पेपर में बताया था, नर प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग होता है, मुख्य जननांग होता है या मुख्य जनन भाग होता है, मुख्य जनन अंग नर प्रजनन तंत्र का होता है, वृषण होता है। वृषण होता है। वृषण किसका निर्माण करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। वृषण किसका निर्माण करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। आपको पता होगा कि शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु स्पर्म निर्माण के लिए मानव शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान पर क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। तो यदि कभी सवाल पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताइए स्पर्म निर्माण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। और वृषण क्या होता है? वृषण नर जनन तंत्र का मुख्य जननांग होता है। वैसे ही देखिए दूसरा होता है मादा प्रजनन तंत्र। यदि पूछा जाए कि इसका मुख्य जनन अंग क्या होता है, तो इसका मुख्य जनन अंग हो जाएगा, मुख्य जनन अंग हो जाएगा इसका अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। ओवेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवेरी। ओवेरी की संख्या मैंने आपको बताया था कि संख्या में 2 होता है या एक जोड़ी होता है। ये किसका निर्माण करता है? अंडा का निर्माण करता है, या इसे हम बोल देते हैं अंडाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंडाणु का निर्माण। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका निर्माण हो रहा है? स्पर्म का निर्माण हो रहा है। स्पर्म को शुक्राणु भी कहा जाता है। स्पर्म को क्या कहा जाता है? शुक्राणु भी कहा जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका निर्माण हुआ? शुक्राणु का निर्माण हुआ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका निर्माण हुआ? अंडाणु का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन निकल कर आएगी कि नर प्रजनन तंत्र में या नर जननांग में स्पर्म का निर्माण और मादा प्रजनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। प्रक्रिया कहलाती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? युग्मक जनन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? युग्मक जनन कहलाती है, या इसे ही कहा जाता है गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। यदि कभी पूछ लिया जाए कि गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो गेमेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा कि मेल ऑर्गन में स्पर्म का निर्माण होना, फीमेल ऑर्गन में अंडाणु का निर्माण होना, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया ही कहलाएगी क्या? स्पर्म। ये प्रक्रिया कहलाती है गेमेटोजेनेसिस कहलाती है, या हम बोल सकते हैं कि युग्मक जनन की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए आगे क्या होगा। आगे सवाल तो ये पूछा नहीं गया है कि गेमेटोजेनेसिस क्या होता है या युग्मक जनन क्या होता है। यदि बाय चांस यदि आपको एग्जाम में युग्मक जनन पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो युग्मक जनन क्या होता है। अब देखिए मैंने बताया आपको नर प्रजनन तंत्र में मुख्य जनन अंग क्या हुआ? वृषण हुआ। वृषण किसका निर्माण करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। यही स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहलाती है। यदि ऐसा ही सवाल पूछ लिया जाए कि महिला की ओवेरी में अंडाशय के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो यहाँ पर कहलाती है अंडाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडाणु जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडाणु जनन कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, कहने का मतलब क्या
कि यदि पूछा जाए कि मादा प्रजनन में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाई, तो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाई, अंडाणु जनन कहलाई। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाई, तो शुक्राणु जनन कहलाई। देखिए यही सवाल पूछा गया था अपने को। शुक्राणु जनन क्या होता है कि गोलाकार अचल व अगुणित शुक्राणु प्रसूति कोशिकाओं का चल सक्रिय शुक्राणु में रूपांतरण क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। सीधा जो मैंने बताया आपको आसान लैंग्वेज में, आप ऐसे भी सवाल का आंसर दे सकते हैं, या फिर जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है ये भी आप इसका क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। देखिए यहाँ पर दिया है, दूसरा क्या दिया है, स्पर्म निषेचन दिया है। या देखिए इसको भी नई स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अपन क्या बता रहा था मैं आपको। देखिए एक होता है मेल ऑर्गन होता है, एक क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और एक क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एक क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। जैसे देखिए यहाँ से भी मैं आपको थोड़ी नई चीजें बताऊंगा, इसमें क्या नया और सवाल बन सकता है। जैसे पता होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ये क्या होता है, वृषण होता है। इसे क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लासेस में बताते आ रहा हूँ कि वृषण कितना होता है, वृषण की संख्या 2 होती है। वृषण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। या हम बोल सकते हैं कि वृषण की संख्या 1 जोड़ी होती है। वृषण की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। वृषण की संख्या कितनी, 1 जोड़ी होती है। तो ये भी वृषण हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, वृषण हो जाएगा। ये वृषण इस प्रकार से नलिकाओं द्वारा आपस में क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक प्रकार का वाल्व लगा रहता है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाहरी जननांग हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, वास डिटेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, वास डिटेक्ट डक्ट कहलाता है। क्या होता है, डक्ट कहलाता है। यहाँ पर क्या रहता है, प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है। यहाँ पर क्या रहती है, प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है। प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है, प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये वाला भाग क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में बताइए वृषण के ऊपर की लेयर क्या कहलाती है, एपिडिडिमिस कहलाती है। क्या कहलाएगी, एपिडिडिमिस कहलाएगी। सवाल कभी पूछ लिया जाए कि वृषण की बाहरी लेयर क्या कहलाती है, तो वृषण की बाहरी लेयर कहलाती है एपिडिडिमिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एपिडिडिमिस। या हम इसे ही बोल सकते हैं अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवृषण, अधिवृषण। यही जो वृषण है इसी में स्पर्म का निर्माण होता है। इसी में किसका निर्माण होता है, यहीं पर स्पर्म का निर्माण होता है। यहीं पर किसका निर्माण हो जाएगा, स्पर्म का निर्माण। स्पर्म निर्माण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता है, शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है स्पर्म निर्माण के लिए। अब देखिए स्पर्म बनेगा, और स्पर्म बनने के बाद देखिए इस नलिका के माध्यम से, ये वास डिटेक्टर नलिका के माध्यम से क्या होता है, ये बाहरी जननांग की ओर जाता है। और बाहरी जननांग के माध्यम से क्या हो जाता है कि ये क्या हो जाता है, स्पर्म क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है फीमेल ऑर्गन सिस्टम होता है। दूसरा क्या होता है, फीमेल ऑर्गन सिस्टम। फीमेल ऑर्गन सिस्टम का यदि डायग्राम बनाने जाए तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, इस प्रकार से डायग्राम में ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग कहलाता है ओवेरी कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। क्या कहलाएगा, ओवेरी कहलाएगा। ये वाला भाग भी क्या कहलाएगा, ओवेरी कहलाएगा। देखिए ये वाला भाग ये ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा होगा, इसे कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, फेलोपियन ट्यूब कहा जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फेलोपियन ट्यूब रहेगा। ये भी क्या रहेगा, फेलोपियन ट्यूब रहेगा। ये भी क्या रहेगा, फेलोपियन ट्यूब रहेगा। फेलोपियन ट्यूब की यदि संख्या पूछ ली जाए तो फेलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यदि ओवेरी की संख्या यदि पूछा जाए तो ओवेरी की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओवेरी को ही अंडाशय कहा जाता है। ओवेरी को क्या कहा जाएगा, अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितनी, 2। अंडाशय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये वाला भाग कहलाता है यूटेरस कहलाता है। ये वाला भाग कहलाता है गर्भाशय कहलाता है। ये भाग क्या कहलाएगा, गर्भाशय कहलाएगा। ये भाग क्या कहलाएगा, गर्भाशय कहलाएगा। और ये वाला भाग कहलाता है योजी कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, योजी कहलाएगा। और इधर में जो भी दिखाई देगा आपका ये सब क्या कहलाएगा, ये बाहरी जननांग का हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, बाहरी जननांग।
अंग हो जाएगा, बाहरी जननांग अंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंडाशय में किसका निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यहाँ पर ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। एक मंथ में एक ही ओवेरी काम करती है, अगले महीने ये ओवेरी रेस्ट पर रहेगी, उसके नेक्स्ट मंथ में ये वाला ओवेरी क्या बनाता है, एग का निर्माण। जो एग का निर्माण जो होता है ये अल्टरनेट होता है, पहले ये वाली ओवेरी एग का निर्माण करेगी, तो अगले महीने ये वाली ओवेरी, फिर अगले महीने ये वाली ओवेरी बनाएगी, तो अगले महीने क्या बनाएगी, ये वाली ओवेरी। यानी ये अल्टरनेट चलते हुए रहता है। कहने का मतलब ये है कि एक ओवेरी एक माह ही काम करती है, दूसरी ओवेरी क्या रहती है, रेस्ट पर रहती है। और ओवेरी किसका निर्माण करती है, ओवेरी करती है बेटा अंडाशय का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अंडाशय का निर्माण करती है। तो देखिए अपना क्वेश्चन ये नहीं था, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, स्पर्मिएशन था कि क्या होता है, या वीर्य सेचन कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन क्या होता है कि देखिए मेल गेमेट में किसका निर्माण हुआ, स्पर्म का निर्माण हुआ। अब इस स्पर्म देखो ये नली के माध्यम से जाएगा, और नली के माध्यम से बाहरी जननांग द्वारा क्या हो जाएगा कि ये मादा पार्ट में क्या करेगा, इंटर करेगा, मादा जननांग क्षेत्र में क्या करेगा, इंटर करेगा। तो इंटर करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाएगी, या इंसेमिनेशन कहलाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है, या स्पर्मनिएशन कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नर प्रजनन तंत्र में जो स्पर्म बना है, इस स्पर्म का मादा जनन क्षेत्र में प्रवेश की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, ये प्रवेश की प्रक्रिया ही कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि नसबंदी करवा दिया जाता है। ये एक क्वेश्चन में इसमें और बता देता हूं आपको ऐड करके, ताकि आपका कंसेप्ट और क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नसबंदी क्या होता है, महिला नसबंदी भी होती है, पुरुष नसबंदी भी होती है। पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है कि मान के चलिए यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, स्पर्म का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, स्पर्म। अब स्पर्म देखिए इस ट्यूब के माध्यम से जाता है, बाहर जाएगा, बाहरी जननांग क्षेत्र द्वारा मादा के जननांग क्षेत्र में पहुंचेगा। परंतु क्या होता है कि इस नली को ही बांध दिया जाता है, इस नली को गांठ कर दिया जाता है, इस नली को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, या किसी माध्यम से यहाँ पर इसमें क्या ला दिया जाता है, अवरोध ला दिया जाता है। क्या ला दिया जाता है, इसमें अवरोध ला दिया जाता है। तो आपने देखा कि ये जो स्पर्म निर्माण हुआ तो नहीं जा पाएगा आगे, आगे नहीं जा पाएगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, नसबंदी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुरुष नसबंदी क्या कहलाती है, तो पुरुष नसबंदी कहलाएगी नसबंदी। देखो मैंने बताया था इसका नाम वास डिटेक्ट डक्ट होता है। क्या होता है, वास डिटेक्ट डक्ट होता है। तो यदि पूछ लिया जाए कि बताइए पुरुष नसबंदी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है वेस्कोटॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है, वेस्कोटॉमी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वेस्कोटॉमी। देखिए नाम से संबंधित है, वास वेस्कोटॉमी, वास वेस्कोटॉमी। यदि कभी पूछ लिया जाए, अब देखिए महिला नसबंदी कैसा होता है, देखिए यहाँ पर ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओवम का या एग का। यही तो प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है, यही तो निषेचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए ये जो ओवम बनेगा कहाँ पर, ये बनेगा ओवेरी में। कहाँ बनेगा, ओवेरी में। अब ओवेरी में बनेगा तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्यूब में आएगा, ये ट्यूब क्या कहलाएगी, फेलोपियन ट्यूब। तो देखो यहाँ पर उसको क्या कर दिया जाता है, किसी माध्यम के अवरोध द्वारा रोक दिया जाता है, या माध्यम के अवरोध द्वारा रोक दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्या आया, ट्यूब आया। तो इस प्रक्रिया को ट्यूबेकोटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूबेकोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी कहा जाता है इस प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्यूबेकोटॉमी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए कि पुरुष नसबंदी क्या कहलाती है, तो वेस्कोटॉमी कहलाती है। महिला नसबंदी यदि पूछ लिया जाए तो क्या कहलाएगा, वेस्कोटॉमी कहलाएगा। देखिए यही सारी चीजें सवाल में पूछी गई थी। इतना तो सवाल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको नई स्लाइड में एक्सप्लेनेशन बता दिया। आप वहां से भी लिख कर बढ़िया अपने आंसरों को अच्छे से एग्जाम में दे सकते हैं, एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बेहतरीन तैयारी के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिसंलयन क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, त्रिसंलयन क्या होता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि कोई पुष्प रहता है, कोई क्या रहता है, पुष्प रहता है। पुष्प का मुख्य 4 भाग होता है। पुष्प के मुख्य जनन अंग कितने होते हैं, यदि पूछा जाए कि पुष्प के मुख्य जनन अंग कितने होते हैं, तो पुष्प के मुख्य जनन अंग 4 होते हैं। पुष्प के मुख्य जनन अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। पुष्प के मुख्य जनन अंग क्या होते हैं, 4 होता है। पहला होता है बाह्य दलपुंज होता है। पहला क्या हो जाएगा, बाह्य दलपुंज होता है। दूसरा क्या होता है, दलपुंज होता है। थर्ड होता है पुंकेसर होता है। ये यही भाग कहलाता है नर भाग कहलाता है। यही भाग क्या कहलाता है, नर भाग कहलाएगा।
और चौथा होता है स्त्री केसर होता है। चौथा क्या हो जाएगा? स्त्री केसर हो जाएगा। यही वाला भाग कहलाता है मादा भाग कहलाता है, मादा भाग कहलाएगा। इसके भी दो भाग होते हैं, एक पराग कश होता है, पराग कोश होता है, और एक होता है तंतु होता है। उनके साथ दो चीजों से मिलकर बना रहेगा, एक पराग कोश से मिला हुआ रहेगा और दूसरा किससे बना हुआ रहेगा? दूसरा बना रहेगा तंतु से बना रहेगा। मादा भाग तीन भाग से मिलकर बना होता है, एक होता है वर्तिकाग्र होता है, एक क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? वर्तिका होगा। दूसरा क्या होगा? वर्तिका होगा। और थर्ड हो जाएगा अंडाशय हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। यहां से भी कभी सवाल बन गए तो आप लिख सकते हो पुष्प के मुख्य जनन अंग कितने हो जाएंगे? पुष्प के मुख्य जनन अंग 4 हो जाएंगे। बाह्य दलपून, दलपून, पुंकेसर, स्त्री केसर। पुंकेसर नर वाला भाग है, मादा वाला भाग क्या? स्त्री केसर है। पराग कोश और तंतु मिलकर नर भाग का निर्माण करेंगे। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ये करेंगे मादा वाले भाग का। अब देखिए यहाँ पर सवाल तो ये पूछा नहीं गया है, सवाल पूछा गया त्रिसंलयन क्या होता है। तो देखिए त्रिसंलयन को मैं नई स्लाइड में बता रहा हूँ। जैसे कि मादा प्रजनन तंत्र का भाग बना रहा हूँ या मादा जनन तंत्र वाला भाग बना रहा हूँ, तो इस प्रकार से मादा जनन वाला भाग रहेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये क्या रहेगा? अंडाशय रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? ये अंडाशय रहेगा। ठीक, ये वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहलाएगा। ये वाला भाग कहलाता है वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाएगा। और ये वाला भाग कहलाएगा अंडाशय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडाशय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडाशय। या फिर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना रहा हूं, बिल्कुल ये यहाँ पर इस प्रकार से मान के चलो ये बना दिया मैंने। ये क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंडाशय। अंडाशय में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर रहेगा ये, इसे द्वितीय केंद्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय केंद्र कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा, अंड कोशिका बोला जाता है इसे। इसे क्या कहा जाएगा? अंड कोशिका कहा जाएगा। ये हो जाएगा अंड कोशिका, या मादा युग्मक भी बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? मादा युग्मक भी बोल सकते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा पुष्पासन वाला भाग हो जाएगा। ये कौन सा भाग हो जाएगा? पुष्पासन भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा पुष्पासन वाला भाग हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये पुरुष वाला भाग हो जाता है, पुरुष फ्लावर का। ये वाला भाग, यही वाला भाग क्या कहलाएगा? तंतु कहलाएगा। ये भाग क्या कहलाएगा? तंतु कहलाएगा। ये भाग कहलाएगा परागकोश कहलाएगा। परागकोश कहलाएगा। परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है बेटा। किसका निर्माण होता है? परागकण। इस प्रकार से छोटे छोटे स्पोर जैसे रहते हैं। ठीक है, ये हो गया पराग। ये परागकण आएगा, चिपकेगा कहां पर? वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाता है। किस पर आकर चिपक जाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर आकर कैसे चिपकता है? वर्तिकाग्र के ऊपर में क्या रहता है? चिपचिपा पदार्थ रहता है। क्या रहता है? चिपचिपा पदार्थ रहता है, इस वजह से वहां पर चिपक जाता है। तो पराग कोशों का, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर चिपकना और उनका निषेचन ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन होता है उनमें, तब जाकर जायगोट का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि कोई ये मेल वाला पार्ट है, ये मेल वाला जो परागकण है इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से किससे मिल जाएगा? ये आगे चलकर मिल जाएगा अंड कोशिका से। किससे मिल जाएगा? ये अंड कोशिका से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? अंड कोशिका से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? अंड कोशिका से मिल जाएगा। अंड कोशिका से मिल जाएगा। ये किससे मिल जाएगा? ये अंड कोशिका से मिल जाएगा। तो इसे ही बोला जाता है क्या? इस प्रक्रिया को बोला जाएगा, इस प्रक्रिया को बोला जाएगा प्राथमिक निषेचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्राथमिक निषेचन कहा जाएगा, सत्य निषेचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सत्य निषेचन। तो देखिए ये मेल वाला भाग है, मेल जायगोट बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? मेल जायगोट बोल देंगे। ये मेल जायगोट बिल्कुल इस प्रकार से उतर कर आ रहा है, इस प्रकार से उतर कर आएगा 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 और ये किससे मिल जाएगा? मादा युग्मक से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? मादा युग्मक से मिल जाएगा। तो इसे बोला जाता है निषेचन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? निषेचन। मान के चलिए कि ये वाला भी नर वाला भाग है, ये भी कौन सा भाग है? नर वाला। ये फर्स्ट नर युग्मक है, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट नर युग्मक हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड नर युग्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सेकेंड नर युग्मक हो जाएगा। ठीक है, यदि यहां पर देखिए बेटा, यदि कोई नर युग्मक अंड कोशिका से मिल जाए, अंड कोशिका ही बोल सकते हैं हम, क्या मादा युग्मक से मिल जाए, इसे बोला जाता है सत्य निषेचन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सत्य निषेचन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? सत्य निषेचन। बात किसकी हो रही है? फर्स्ट वाले नर युग्मक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? फर्स्ट वाला। यदि देखिए नर युग्मक, मैंने दो नर युग्मक लाया, ये पहला वाला नर युग्मक है, ये कौन सा वाला नर युग्मक है? दूसरा वाला। यदि पहला वाला यदि नर युग्मक मादा के, यदि पहला वाला नर युग्मक यदि मादा के युग्मक से मिल जाए तो ऐसा होने वाला निषेचन क्या कहलाता है? सत्य निषेचन कहलाता है। परंतु सेकेंड वाला नर युग्मक, ये सेकेंड वाला नर युग्मक उठ के जाएगा और इसके साथ निषेचन कर लेगा। किसके साथ? द्वितीयक केंद्र के साथ। किसके साथ कर लेगा? द्वितीयक केंद्र के साथ निषेचन कर लेगा। इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है त्रिसंलयन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन कहा जाता है। तो देखिए, यदि सेकेंड नर युग्मक, यदि सेकेंड नर युग्मक द्वितीयक केंद्र के साथ, द्वितीयक नर केंद्र, द्वितीयक केंद्र के साथ मिल जाए, इस प्रकार के निषेचन को क्या कहा जाता है? द्वितीयक निषेचन कहा जाता है, या हम बोल सकते हैं त्रिसंलयन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन कहा जाता है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? यदि त्रिसंलयन और फिर से और एक नर युग्मक मिल जाए, इसे द्वितीयक निषेचन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? द्वितीयक निषेचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्वितीयक निषेचन। देखिए तीन सवाल बन सकता है। सत्य निषेचन किसे कहा जाता है? दूसरा सवाल क्या बना? त्रिसंलयन किसे कहा जाता है? तीसरा सवाल क्या बना? द्वितीयक निषेचन किसे कहा जाता है? तो यहां से तीन सवाल बता सकते हो कि यदि नर युग्मक यदि अंड कोशिका से मिल जाए या मादा युग्मक से मिल जाए तो इस प्रकार का निषेचन क्या कहलाता है? सत्य निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्य निषेचन। यदि दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ मिल जाए और निषेचन कर ले तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है त्रिसंलयन कहा जाता है। यदि वही जो त्रिसंलयन है ये पुनः नर युग्मक के साथ निषेचन कर ले, ये द्वितीयक निषेचन कहलाता है। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। यदि आपको जो सवाल पूछा जाएगा यहाँ से आप सवालों के क्या दे सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आगे का सवाल हम देखते हैं क्या सवाल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है स्वपरागण और परपरागण क्या होता है? स्वपरागण और परपरागण क्या होता है? तो देखिए स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है कि यदि कोई परागण क्या होता है, पहले तो यही समझिए परागण क्या होता है। मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं, बार बार बताते आ रहा हूं कि ये देखिए फीमेल, ये पुष्प का यदि मैं पार्ट बना रहा हूं तो ये फीमेल वाला पार्ट हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा? फीमेल वाला पार्ट हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा? फीमेल वाला। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा। ये भाग क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा। इतनी बार चीजों को बता दिया गया है कि आपको चीजें तो ऐसे ही याद हो जाएगी यदि आप वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये भाग क्या कहलाता है? अंडा से गलत। मैंने आपको बताया था ये वाला पुरुष वाला भाग होता है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? तंतु कहलाएगा। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? यही तो निर्माण करता है। यही किसका निर्माण करता है? ये होता है परागकोश होता है। ये क्या होता है बेटा? परागकोश होता है। और परागकोश किसका निर्माण करता है? परागकण का निर्माण करता है। परागकण का निर्माण करता है। ये क्या होता है? परागकण बिल्कुल इस तरीके से जाएगा और वर्तिकाग्र की दीवार पर जाकर चिपक जाएगा, तो इसे ही तो बोला जाता है परागण की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागण की या निषेचन के लिए क्या हो जाता है कि ये वर्तिकाग्र में, या हो सकता है कि जो मेल वाला जो परागकण है ये फीमेल के वर्तिकाग्र पर जाकर चिपकने की प्रक्रिया या जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? परागण की प्रक्रिया कहा जाता है। या सीधा सीधा बोल सकते हैं परागकणों का वर्तिकाग्र की दीवार पर जाकर चिपकने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागकण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार से, एक तो स्वपरागण हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? परपरागण। अब देखिए आपने देखा होगा कि फूलों के ऊपर क्या बैठ जाता है? भंवरा बैठ जाता है। आपने फूलों के ऊपर देखा होगा कि सांप आकर बैठ जाता है। फूलों के ऊपर आपने देखा होगा कि पक्षी आकर बैठ जाता है। फूलों के ऊपर देखा होगा आपने चमगादड़ आकर बैठ जाता है। यानी आपने देखा पक्षी आ गया, चमगादड़ आ गया, या फिर आपने देखा कि हवा के माध्यम से, हवा आ रही है तो हवा के माध्यम से क्या हो जाएगा? फूल इधर उधर लहराएगा और उसका जो परागकण है उड़ जाएगा।
हो सकता है कि पानी की बौछार यदि इस पर ड्रॉप पड़ा तो वैसे ही परागकण उड़कर ऊपर हो जाएगा। कंडीशन आपको कई सारी दिखाई दे रही है। पहली कंडीशन मैंने बताया पक्षियों द्वारा बताया, कीड़े मकोड़े द्वारा बताया मैंने। तीसरी कंडीशन क्या बताया, सांप द्वारा बता दिया। अगली कंडीशन बताया मैंने पक्षी द्वारा बताया। अगली कंडीशन मैंने क्या बताया कि पानी द्वारा हो सकता है। अगला क्या बताया मैंने कि हवा द्वारा हो सकता है। तो देखो ये कंडीशन, ये माध्यम क्या हो सकता है पड़ी। दूसरा कंडीशन ऐसा हुआ कि मान के चलिए कि एक ही पुष्प की बात हो रही है। ये मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, पुष्प बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर पुष्प बना दिया। मान के चलिए कि पुष्प है, ठीक है। स्टैंडर्ड डायग्राम आप थोड़ा अपनी बुक से देख सकते हो। मैंने आपको बताया ये वाला भाग क्या हो जाएगा इसका, ये भाग हो जाएगा, वर्तिकाग्र वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर क्या हो जाएगा, ये वाला पराग कोष हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परागकण हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, पराग। इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी है, बिल्कुल सीधा ही जाकर इस पर जाकर क्या हो गया, चिपक गया। इस पर जाकर क्या हो गया, चिपक गया। ऐसा बिल्कुल ड्रॉप हो गया नीचे और चिपक गया। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि इसके लिए हवा पानी, या मान के चलो दूसरा फूल है यहाँ पर क्या है, कोई दूसरा फूल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा फूल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा फूल हो जाएगा। तो दूसरा फूल का मान के चलिए कि यहाँ पर इस प्रकार से क्या है, वर्तिकाग्र, 3 परागकणों का उड़ कराना, ये क्या हो जाएगा, पर परागण हो जाएगा। यानी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है तो उसे पर परागण कहा जाएगा, और जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ रही तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वपरागण कहा जाएगा। ठीक, तो यही चीजें लिखी हुई है। देखिए परागण मैंने आपको बताया, परागकणों का किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। मैंने बताया वही पुष्प के साथ। दूसरी कंडीशन क्या बताया था मैंने आपको, दूसरी कंडीशन ये बताया कि दूसरी कंडीशन में बताया कि दूसरे पुष्प में जाएगा। देखिए परागकणों का किसी पुष्प के परागकोश से उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने का क्या कहलाएगा, पर परागण। यानी एक में ही जा रहा है तो स्वपरागण, और एक से दूसरे में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पर परागण। स्वपरागण के लिए ज्यादा माध्यम की आवश्यकता नहीं है, सीमित कारकों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु पर परागण के लिए वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया आदि जैसे का आवश्यकता होती है, आदि कारकों की क्या हो सकती है, आवश्यकता होगी। आई होप कि भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए निम्न का आपने को क्या करना है कि इनका फुल फॉर्म बताना है। जैसे पहला दिया हुआ है आरसीएच दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, आरसीएच दिया हुआ है। तो आरसीएच क्या होता है, आरसीएच का फुल फॉर्म दिया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के दौरान कभी कभी कोई केस में आपने देखा होगा कि एक तो माता की मृत्यु हो जाती है, या आपने देखा होगा कि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। माता की मृत्यु क्या कहलाती है, बाल मृत्यु दर कहलाती है, और जो बच्चे की मृत्यु होती है उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो पहले क्या होता था कि कुछ समय पहले या आज से 10-15 साल या 20 साल पहले की यदि देखा जाए तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं होता था। यानी आज जो फैसिलिटी मिल रही है अस्पतालों में उस प्रकार की फैसिलिटी है पहले नहीं मिलती थी। आज जो जागरूकता है डिलीवरी है, गर्भावधि है, उसके दौरान जो आजकल अवेयरनेस है, जो भारत सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उतनी अवेयरनेस पहले नहीं थी। तो इस वजह से क्या होता है कि अवेयरनेस के अभाव में क्या होता था कि डिलीवरी के दौरान एक तो बच्चे की मृत्यु हो सकती थी, या क्या हो सकता था, माता की मृत्यु हो जाती थी। माता की मृत्यु क्या कहलाती है, मातृ मृत्यु दर कहलाती है, और शिशु की मृत्यु क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इसको रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1997 में, कब, 1997 में एक प्रोग्राम लाया गया। उस प्रोग्राम का ही नाम था आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये किसके लिए लाया गया था, ये मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, और शिशु मृत्यु दर को भी कम करने के लिए, शिशु मृत्यु दर को भी, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर दोनों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1997 में एक प्रोग्राम लाया गया था। उस प्रोग्राम का नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर था। देखिए सवाल नंबर इसी में दूसरा दिया हुआ है, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। देखिए इन्फेक्शन ये संक्रमण है, एक प्रकार का क्या होता है, संक्रमण। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। ये मादा प्रजनन अंग में होने वाला इन्फेक्शन है, मादा प्रजनन तंत्र में या मादा जननांग में होने वाला क्या है, एक प्रकार का क्या है, संक्रमण होता है। एक प्रकार का क्या होता है, ये संक्रमण होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी माता यूरिन
या यूरिन के दौरान क्या होता है, यूरिन के दौरान मूत्र में या यूरिन में जलन होने लग जाता है। यूरिन में क्या होने लग जाता है, जलन होने लग जाता है। यूरिन में क्या हो सकता है, जलन होने लग जाता है। इसका क्या हो जाता है, लक्षण क्या दिखाई देते हैं आपको, यूरिन में क्या होने लग जाता है, जलन होने लग जाता है। इसका उपाय क्या है, ज्यादा मात्रा में पानी पीने से क्या हो जाता है, इससे उपाय ज्यादा पानी पीने से, ज्यादा पानी पीने से इसका निपटान किया जा सकता है। ज्यादा पानी पीने से क्या हो सकता है, इसका निपटान हो सकता है। ठीक, तो आपको आरटीआई का भी फुल फॉर्म समझ आ गया। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन मादा प्रजनन तंत्र का होने वाला इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में क्या हो जाता है, इस इन्फेक्शन में क्या हो जाता है कि यूरिन करने के बाद या यूरिन होने के बाद जलन होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, जलन। इसका निवारण क्या है, इसका निवारण में क्या हो जाएगा कि निवारण में ज्यादा पानी पी लिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, निवारण। अगला सवाल देखिए, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या एआरटी। अगला क्या पूछा गया, एआरटी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो एआरटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का गर्भ निरोधक टेक्नोलॉजी है। एक प्रकार का क्या है ये, गर्भ निरोधक, या हम बोल सकते हैं ये भी मादा प्रजनन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मादा प्रजनन तंत्र से ही संबंधित है। ये भी किससे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही संबंधित ये वाला भी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि मान के चलिए कोई माता है, उसे बेबी हो ही नहीं रहा है, या हम इसे बोलते हैं बांझपन बोलते हैं। यानी कोई माता है जो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है। हो सकता है कि उसके ओवेरी में गड़बड़ हो, ओवेरी ओवम का निर्माण ही नहीं कर पा रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि माता के बांझपन को कम करने के लिए, माता के बांझपन को या पुत्र प्राप्ति करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, माता का बांझपन कम करने के लिए या माता बांझपन को समाप्त करने के लिए बोल सकते हैं, मादा बांझपन को समाप्त करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, हम उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ आईवीएफ, एग्जांपल के तौर पर क्या हो जाएगा, आईवीएफ हो जाएगा। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसे ही क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। आपने तो सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो इसके माध्यम से क्या हो जाता है कि संतान की प्राप्ति की जाती है। आप टीवी में एड भी देखते होंगे, इंदिरा आईवीएफ करके, निसंतानता से दूर रहे, यानी निसंतानता को दूर करे करके आपने एड भी देखा होगा। तो यही होता है, आईवीएफ होता है या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। यदि आप समझना चाहते हो तो देखिए मैं नई स्लाइड में बता देता हूँ आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आपको पता है कि मेल वाले पार्ट का मेल पार्ट में क्या होता है, मेल पार्ट में होता है स्पर्म होता है। मेल पार्ट में क्या होता है, स्पर्म, यानी वृषण में स्पर्म का निर्माण होता है। वृषण में किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म की संख्या मिलियंस में रहती है, संख्या किस में रहेगी, मिलियंस में रहेगी। वही यदि फीमेल वाले में बात किया जाए, फीमेल में क्या होता है, मुख्य अंग क्या होता है, ओवेरी होता है। फीमेल में मुख्य अंग क्या हो जाएगा, ओवेरी हो जाएगा। ओवेरी किसका निर्माण करता है बेटा, ओवम का निर्माण करता है। ओवम की संख्या भी मिलियंस में होती है, ओवम की संख्या भी क्या होती है, मिलियंस में होती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है, कांच की परख नली लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कांच की परख नली लिया जाता है। इस परख नली में यहाँ से स्पर्म निकाला जाता है, स्पर्म का एक या दो स्पर्म निकाला जाता है, एक स्पर्म निकाला जाएगा या दो स्पर्म के अणु निकाले जाएंगे। यहाँ से ओवेरी से ओवम के अणु निकाले जाएंगे। क्या निकाले जाएंगे, ओवम के अणु निकाले जाएंगे। और इन ओवम के अणु को किस में रखा जाएगा, एक कांच की नली में रखा जाएगा। मैंने बताया था ये क्या था, ओवम था। इसके नीचे वाला क्या बताया था मैंने, स्पर्म था। और आपको पता होगा कि स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद किसका निर्माण हो जाता है बेटा, जायगोट का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, जायगोट का निर्माण हो जाता है। यानी मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन आपस में मिलकर किसका निर्माण कर सकते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। और जायगोट ही बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। 9 माह तक भ्रूण रहता है, जैसे ही जन्म हो जाता है बेबी बन जाता है या बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो जायगोट ही जाकर भ्रूण का निर्माण करता है। तो
टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया, ओवम लिया गया, स्पर्म लिया गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होकर क्या बना, जायगोट बना। यही जायगोट निर्माण की प्रक्रिया, ये कब तक रखा जाता है, इसे 1 वीक तक रखा जाता है। 1 वीक तक क्या बोला जाएगा कि जब तक ये जो कोशिका मिल गई, जायगोट बन गया, जब तक जायगोट 8 कोशिकीय न हो जाए तब तक रखा जाता है। और फिर से क्या किया जाता है कि यहाँ पर जायगोट हो गया, इस प्रक्रिया को ही तो टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। यानी किसी ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाने की प्रक्रिया, या किसी कांच की नली को एक ट्यूब कहा जाता है। कांच की नली को ही क्या कहा जाता है, ट्यूब कहा जाता है। कांच की नली में ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन या निषेचन करवाने के बाद जायगोट का निर्माण की प्रक्रिया, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, टेस्ट ट्यूब का। अब यहाँ पर देखो 7-8 दिन तक ये भ्रूण बन गया। अब इस भ्रूण को उठाकर क्या किया जाता है, मादा के यूटेरस में या गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपका दिया जाता है। फिर 9 माह तक वो गर्भाशय में बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यही टेस्ट ट्यूब बेबी है, या यही मैंने बताया आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। वही टेक्नोलॉजी जो मैंने अभी बताया आपको टेक्नोलॉजी का। देखिए अगला है आईयूडी। अगला क्या है, आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हो जाएगा। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। देखिए एक प्रकार का क्या होता है कि ये गर्भ निरोधक यंत्र होता है। ये क्या होता है, गर्भ निरोधक यंत्र होता है। गर्भ निरोधक यंत्र यानी मान के चलिए कि कोई माता मां नहीं बनना चाह रही है, या उसकी आकांक्षा नहीं है कि वो मां बने होगी, तो इसके लिए क्या करती है कि एक यंत्र का प्रयोग करती है या एक डिवाइस का प्रयोग करती है, जिसे क्या बोला जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहा जाता है। इंट्रा यानी एक गर्भ निरोधक यंत्र है। एक प्रकार का क्या होता है, ये गर्भ निरोधक यंत्र होता है। गर्भ निरोधक यंत्र है। इसे कहाँ फिट किया जाता है, इसे मादा के जननांग में फिट किया जाता है। मादा जननांग में फिट किया जाता है। मादा जननांग या मादा के जननांग की गुहा पर फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाए, गर्भ धारण न हो पाए, गर्भ निरोध हो जाए। इसके लिए किसका किसका प्रयोग किया जाए, यदि पूछा जाए कि कुछ आईयूडी के नाम बताइए, कुछ आईयूडी के नाम बताइए। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले कि 2 आईयूडी यंत्र के नाम बताइए, तो हो जाएगा कॉपर टी हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कॉपर टी हो जाएगा। एक हो जाएगा कॉपर टी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कॉपर 7 हो जाएगा। कॉपर 7 हो जाएगा। या और एक लिखा देता हूं, मल्टी लोड 375 का भी नाम आ जाता है। ये आईयूडी हो गया, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। जैसे कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, और जैसे मैंने और एक क्या बताया आपको, और एक बता दिया आपको, मल्टी लोड 375 बता दिया। क्या बताया आपको मैंने, मल्टी लोड 375। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। अब देखिए सहलग्नता क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा डीएनए। आपने क्या पढ़ा होगा, डीएनए। डीएनए आपने पढ़ा होगा। डीएनए किसका बना रहता है, हिस्टोन प्रोटीन का बना रहता है। हिस्टोन प्रोटीन। या आपने इसमें एक शब्द, कभी सवाल पूछ लिया है कि डीएनए किसका बना होता है, तो आप बता दोगे डीएनए बना होता है हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन। आपने देखा होगा गुणसूत्र, तो सुना होगा। क्या सुना होगा आपने, गुणसूत्र सुना होगा। गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है मानव में। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 हो सकती है। या 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है। जिसमें से मैंने बताया था कि 22 पेयर समान रहता है। 22 पेयर क्या रहता है, समान रहता है। और जो 23वां पेयर है, 23वां जो पेयर है, या एक पेयर बोल सकते हैं, ये हमेशा 22वां पेयर एक से ही दिखाई देगा। जो 23वां पेयर आपको एक दिखाई देगा, यही तो लिंग निर्धारण के लिए उपयोगी होता है। 23वां पेयर, 22वां पेयर, ये जो समान दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ऑटोसोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, इसे एलोसोम कहा जाता है। एलोसोम गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण के लिए उपयोगी होता है। एलोसोम गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। तो देखिए गुणसूत्र में क्या रहता है, यदि पूछ लिया जाए कि गुणसूत्र की यूनिट क्या होती है, गुणसूत्र की इकाई क्या होती है, तो गुणसूत्र की इकाई हो जाएगी जीन। गुणसूत्र की इकाई क्या होती है, जीन होती है। गुणसूत्र की इकाई क्या हो जाएगी, जीन। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई जीन, अरे जीन कहां पर मिलेगा आपको, डीएनए, मान के चलो ये डीएनए हो गया।
डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना मैंने आपको बताया भी हूँ। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना इस प्रकार से रहती है, वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन क्रिक द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर क्या रहेगी? डीएनए की इकाई यहाँ पर क्या रहेगी? जीन रहेगी। यहाँ पर क्या रहेगा? जीन रहेगा। तो कुछ कुछ जीन ऐसे होते हैं जो डीएनए की सतह को छोड़ते ही नहीं है। कुछ जीन ऐसे होते हैं, मान के चलो ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन हो गया। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो डीएनए की सतह को छोड़ ही नहीं रहे, जो डीएनए की सतह को छोड़ ही नहीं रहे, यानी डीएनए के साथ बने ही रहते हैं, डीएनए का साथ छोड़ ही नहीं रहे। और उनके साथ साथ रहते हुए क्या होता है कि वंशानुगति क्या करते रहते हैं? वृद्धि करते रहते हैं। वंशानुगति क्या करते रहती है? वृद्धि, यानी आगे भी वंश में वृद्धि करेगा, आगे भी चलकर क्या करते जाएगा? वंशानुगत वृद्धि करता जाएगा। इसी गुण को बोला जाता है सहलग्नता कहा जाता है। किसी क्रोमोसोम पर स्थित सभी जीन संलग्न तथा उनका एक साथ वंशानुगत होना सहलग्नता कहलाता है। अर्थात एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित होने के कारण सभी जीनों के एक साथ बने रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? संलग्नता। मैंने वही तो बताया कि डीएनए पर कुछ जीन ऐसे होते हैं कि वे उन्हें छोड़ते ही नहीं है, उन्हें धारण किए ही रहते हैं और समय के साथ वो क्या करते रहते हैं? उनमें ग्रोथ करते रहते हैं, अपना वंशानुगत विकास करते रहते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? संलग्नता कहा जाता है। प्यारे बच्चों समझ आया होगा आपको संलग्नता भी। आगे देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दिया जीन प्रवाह। अगला क्या दिया हुआ है? जीन। देखिए जीन को ही एलील कहा जाता है। जीन को ही क्या कहा जाता है? एलील भी कहा जाता है। जैसे आपने मेंडल के नियम में जीन शब्द के लिए एलील शब्द का प्रयोग किया गया था। जी एलील को ही हम बोल सकते हैं लक्षण बोल सकते हैं बेटा। सेम क्या बोल सकते हैं? लक्षण। चाहे एलील बोलो, चाहे जीन बोलो, चाहे बोलो आप लक्षण बोलो, चाहे तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। चाहे जीन शब्द का प्रयोग करें, चाहे आप एलील वर्ड का प्रयोग करें, चाहे आप लक्षण प्रयोग का प्रयोग करें। तो जीन प्रवाह क्या होता है? लक्षण प्रवाह क्या होता है? मान के चलिए कि मेरी बाल, या मैं बोल सकता हूं कि मेरी हाइट कम है। अब मेरी हाइट क्यों कम होगी? ये आनुवांशिक लक्षण होता है। ये सब क्या होता है? लंबा होना या बौना होना, ये आनुवांशिक लक्षण होता है। हो सकता है कि एक तो मेरी माता की हाइट कम होगी, या हो सकता है कि मेरे पिता की हाइट कम होगी, यानी एक प्रकार का लक्षण ही तो। जैसे मेरी त्वचा का रंग मैंने बोला कि काला है, या त्वचा का रंग गोरा है। एक तो मेरी माता का रंग गोरा होगा या काला होगा, या पिताजी का रंग काला होगा या गोरा होगा त्वचा का रंग। तो मुझमें भी वही आया। जैसे आंखों का भूरापन आपने देखा होगा कि मान के चलो कि मेरी आंखों में भूरापन है, तो आप देखोगे कि एक तो माता की आंखों में बुरापन होगा या पिता की आंखों में बुरापन होगा। तो ये क्या कहलाते हैं? लक्षण कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? लक्षण। इन्हीं लक्षणों का, जैसे मान के चलो कि मेरे पिताजी की आंख भूरी थी, मेरे पिताजी की आंख क्या थी? भूरी थी। मेरे में भी आंख क्या हो गई? भूरी हो गई। तो आपने देखा कि जो आंखें उनकी भूरी थी, मेरी भी आंखें भूरी है, तो आपने देखा कि लक्षण एक समान दिखाई दे रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि चलने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल या कुछ और स्टाइल आपने देखा होगा कि कॉपी हो जाती है। माता पिता से क्या हो जाती है? कॉपी जैसे लगने लग जाती है कि नहीं यार, इनके माता में भी यही लक्षण है या पिता में भी यही लक्षण है करके। तो ये लक्षणों का जो अगली पीढ़ी में जाना ही, लक्षणों का अगली पीढ़ी में जाना ही, यही तो कहलाता है जीन प्रवाह। जीन को ही लक्षण बोले, एलील बोले, यानी किसी भी लक्षणों का अगली पीढ़ी में जाने का गुण ही क्या कहलाता है? जीन प्रवाह कहलाता है। यही चीजें तो लिखी हुई होगी आपके पास। समष्टियों में प्रजनन करने वाले जीवों के प्रवासन होने के कारण एलीलों का विनिमय, विनिमय यानी आवागमन, एक जीन से दूसरे जीन, एक वंश से दूसरे वंश में जाना ही क्या कहलाता है? जीन प्रवाह कहलाता है। नजदीकी समष्टियों में जीन प्रवाह सामान्य रूप से होता है। जीन प्रवाह समष्टियों की आनुवंशिक विविधता को कम करके उन्हें समान बताता है। बाकी मैं आपको बता दिया, आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए अगला सवाल देखते क्या है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे का लक्षणों की सूची बताइए। पता होगा कि आपको प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा दिया गया था। पता है आपको मेंडल द्वारा किसका नियम दिया गया था? प्रभाविता का नियम दिया गया था। प्रभाविता का नियम मैंने आपको क्लास में इतनी बार बता दिया कि आपको टिप्स पर याद हो जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि एक प्रभावी लक्षण वाला जीन लिया जाता है, एक अप्रभावी लक्षण वाला जीन लिया जाता है, और दोनों के मध्य क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। क्या बताया मैंने आपको? एक प्रभावी लक्षण वाला जीन लिया था, दूसरा क्या लिया गया था बेटा? दूसरा लिया गया था प्रभावी, दूसरा क्या लिया गया था? अप्रभावी वाला लक्षण, और इनके मध्य क्या करवाया गया? क्रॉस करवाया गया। क्या करवाया गया? क्रॉस करवाया गया। क्रॉस करवाने के बाद देखा कि प्रभावी लक्षण आपको ज्यादा दिखाई देता है, या प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिया जाता है। फिर से उन्हें स्वपरागण द्वारा या फिर से पुनः क्रॉस करवाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप है वो 3:1 का प्राप्त होगा।
तो वैसे ही मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में मटर के पौधे लिया गया था और मटर के पौधे में निम्न गुणों को लिया था। सबसे पहले लिया था उसने लंबाई को लिया था, तने की ऊंचाई। उसने बोला था कि एक तो तने की लंबाई, एक तो लंबाई तने की जो ऊंचाई है, एक तो लंबा हो सकता है, बौना हो सकता है। दूसरी क्वालिटी क्या बताया उसने, फूल का रंग। फूल का रंग बोला कि एक तो लाल बैगनी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो अगली स्थिति बताए फूल की स्थिति, एक तो अक्षीय हो जाएगी, अंतःय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अक्षीय हो जाएगी, अंत। उन्हें फली का आकार बताया, फली एक तो फैली हुई रह सकती है, फली सिकुड़ी हुई रह सकती है। फली का रंग बताया, फली तो हरा हो सकता है या फली कैसा हो सकता है, पीला हो सकता है। बीज का आकार बताया बेटा, बीज का आकार कैसा हो जाएगा, बीज का आकार एक तो गोल हो जाएगा या बीज का आकार कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो सकता है। और बीज का रंग बताया उसने, बीज का रंग हो सकता है एक तो पीला बताया था या हरा बताया था। तो ये थोड़ा रट्टा मारने वाली चीज है, आप इनको थोड़ा सा पढ़ के, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं है, तो जो कि मैं आपको समझाता हूँ। वैसे मैंने मेंडल का प्रभाविता का नियम आपको समझाया भी है, मेंडल का प्रभाविता का नियम समझाने का। बाकी इसमें चीजें याद करना है कि ऊंचाई लंबाई, ऊंचाई कह सकते हैं, बौना हो सकता है, लंबा हो सकता है। फूल का रंग बैगनी या सफेद हो सकता है। फूल की स्थिति अक्षय या अंतःय हो सकती है। फली का आकार क्या हो सकता है, फूला हुआ हो सकता है, सिकुड़ा हो सकता है। फली का रंग कैसा हो सकता है, हरा हो सकता है, पीला हो सकता है। बीज का आकार एक तो गोल हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है। और बीज का रंग कैसा हो सकता है बेटा, पीला या क्या हो सकता है, हरा हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है कि जो लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं वे कहलाते हैं फिनोटाइप। बाहरी लक्षण को हम बोल सकते हैं, कौन से लक्षण को, बाहरी लक्षण। यानी किसी भी जीन में उपस्थित बाहरी लक्षण को, जीन में उपस्थित बाहरी लक्षण को, जीन में उपस्थित बाहरी लक्षण को क्या कहा जाता है, बाहरी लक्षण को ही कहा जाता है फिनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिनोटाइप। वैसे ही आंतरिक लक्षण को क्या कहा जाता है, आंतरिक लक्षण को, किसी जीव के आंतरिक लक्षण को, जैसे अनुवांशिक गुण हो जाएगा, आंतरिक लक्षण को ही क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप क्या होता है कि ये समय के अनुसार बदलते जा सकता है या वातावरण के अनुसार बदलते जा सकता है, वातावरण के अनुसार बदला जा सकता है, वातावरण के अनुसार बदल सकता है। और ये वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, ये वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है। मैंने सीधा सीधा बताया किसी भी जीन का जो बाहरी लक्षण है वो बाहरी लक्षण क्या कहलाएगा, बाहरी लक्षण को फिनोटाइप कहा जाता है। और जो आंतरिक लक्षण है उसे क्या कहा जाएगा, जीनोटाइप कहा जाएगा। बाहरी लक्षण को फिनोटाइप कहा जाएगा। जैसे मैंने बाहरी लक्षण क्या हो जाएगा, जैसे लंबा होना, जैसे क्या हो जाएगा, बाहरी लक्षण क्या हो जाएगा, लंबा होना। बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं, आप देखकर बता दोगे कोई लंबा है करके। जैसे बौनापन, मैंने बोला किसी पौधे का रंग हरा है, बीज का अभी जो बताया था मेंडल के नियम में, मैंने बोला जैसे कोई गोल बीज है या कोई झुर्रीदार बीज, ये सब क्या है, बाहरी लक्षण है। ये सब क्या है, बाहरी लक्षण। कुल मिलाकर ऐसा है कि बाहरी लक्षण जैसे दिखाई दे रहा है, लंबाई, लंबाई देखकर आप बता सकते हो लंबा है या बौना है करके, तो ये बाहरी लक्षण हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी आंतरिक लक्षण हो जाएंगे ये क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा। बाकी के लिए मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया हूँ, पहला और दूसरा यहाँ पर अंतर भी बता दिया। सीधा सीधा बाहरी लक्षण क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। आंतरिक लक्षण क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाता है। जो फिनोटाइप है वातावरण के अनुसार बदलाव हो सकता है, परंतु फिनोटाइप वातावरण के अनुसार बदल सकता है, जीनोटाइप वातावरण के अनुसार नहीं बदलेगा। जैसे लंबापन, बौनापन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया मेटास्टेटिस कहा, क्या क्या अर्थ होता है, मेटास्टेटिस का क्या अर्थ है, मेटास्टेटिस क्या होगा। जैसे आपको पता है कि प्रत्येक शरीर में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। मान के चलिए कोशिका है, कोशिका क्या हो जाती है, आगे चलकर क्या हो जाती है, विभाजित होती है। कोशिका आगे चलकर क्या होती है, विभाजित होती है। विभाजन किसके कारण होती है, प्रोटोओंकोजिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटोओंकोजिन के कारण होता है। परंतु कभी कभी क्या होता है, कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। कोशिका में क्या हो जाती है, अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। कोशिका में क्या हो गई, अनियंत्रित वृद्धि। कोशिका में क्या हो गया, अनियंत्रित वृद्धि। अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहा गया, ट्यूमर कहा गया। अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहा गया, ट्यूमर कहा गया। क्या कहा गया इसे, ट्यूमर कहा गया। ये ओंकोजिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये ओंकोजिन। ये जो अनियंत्रित जो वृद्धि होती है ना, ये किसके कारण होता है, ओंकोजिन। इसे ही कहा जाता है कैंसर कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है,
कैंसर कहा जाता है। समझ आया आपको? प्रत्येक कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजन होता है। प्रत्येक कोशिकाओं में क्या होता है? प्रत्येक कोशिकाओं में बेटा विभाजन होता है। विभाजन किसके कारण होता है? प्रोटोऑन्कोजिन कोशिका के कारण होता है, परंतु कभी कभी कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से वृद्धि हो जाती है। कोशिकाओं में क्या हो जाती है? अनियंत्रित रूप से वृद्धि होने लग जाती है, और अनियंत्रित रूप से वृद्धि होने के कारण ही किसका कारण बन जाता है? कैंसर का कारण बन जाता है, और ये होता है ओंकोजिन के कारण होता है। अब हम क्या कराएंगे? मान के चलो कैंसर हो गया, तो कैंसर हो जाएगा तो क्या करवाएंगे? कैंसर होने के दौरान हम उसका इलाज कराएंगे, थेरेपी करवाएंगे, इलाज करवाएंगे। तो हमने ये क्या करवा दिए? कैंसर का इलाज चालू करवा दिए। परंतु कैंसर के इलाज करवाने के दौरान, कैंसर का इलाज करवाने के दौरान कभी कभी क्या होता है कि कैंसर की कुछ कोशिकाएं, मान के चलो हमने इलाज करवा लिया, परंतु इलाज के दौरान कैंसर की कुछ छोटी सी या माइनर सी कोशिकाएं रक्त या लसिका से जाकर मिल गई। यानी कैंसर का उपचार करवा दिए हमने। किसका उपचार किए? कैंसर का उपचार कर दिए। कैंसर के उपचार करने के बाद एक माइनर सा या छोटा सा कैंसर की कोशिका, छोटा कोशिका कैंसर का, छोटा कोशिका एक तो रक्त से मिल गया या लसिका से जाकर मिल गया, एक तो रक्त से मिल गया या लसिका से जाकर मिल गया। रक्त या लसिका से जाकर मिलने के बाद क्या हो जाता है कि पुनः यह कैंसर को उत्पन्न कर देता है। पुनः क्या कर देता है? कैंसर को वृद्धि कर देता है। यही प्रक्रिया तो मेटास्टेसिस कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेटास्टेसिस कहलाती है। या और जगह पर फैल गया, मान के चलो कि मेरे किसी व्यक्ति को, मान के चलो कि मुख का कैंसर हुआ। किसका कैंसर हुआ? मुंह का कैंसर हुआ। अब डॉक्टर द्वारा तो इलाज करवा दिया गया मुंह के कैंसर का, परंतु किसी रक्त या लसिका के माध्यम से कुछ कोशिकाएं शरीर के किसी और पार्ट में चले गए और उसको क्या कर दी? ग्रसित कर दी, फिर वहां का कैंसर बन गया। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? मेटास्टेसिस कहा जाता है। यही चीजें थ्योरी के रूप में लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लीजिए, उसका आंसर लिख सकते हो। जैसे कि लिखा हुआ है, कुछ प्रकार के ट्यूमर जिन्हें मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं सिर्फ एक स्थान तक सीमित नहीं रहते। इनकी कोशिकाएं जो नियोप्लाज्म कहलाती है, रक्त या लिम्फ के साथ साथ अपने स्थान से नए नए स्थान पर पहुंच बना लेती है। कैंसर कोशिकाओं की यह नए नए स्थान तक फैलने की प्रवृत्ति मेटास्टेसिस कहलाती है, जो कि मैंने आपको थोड़ा सरल भाषाओं में बताने का प्रयास किया हूँ। अथवा नंबर का सवाल देखते हैं क्या है अथवा में। अथवा में दिया है किस खाद्य पदार्थ में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, इनके कुछ लाभ बताइए। देखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपको दूध या दही में मिलता है। कहाँ मिलता है? ये दूध में मिलता है। कहां पर मिलता है? यदि पूछ लिया जाए कि दूध या दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो दूध या दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिलता है। ये तो हो गया सवाल का आंसर। सवाल का आंसर क्या हुआ कि दूध या दही में क्या पाया गया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया गया। अब इनके फायदा क्या क्या हो सकता है? इनका फायदा यह कि शरीर में विटामिन B12 का निर्माण कर देता है। शरीर में किसका निर्माण करता है? B12 का निर्माण कर देता है। विटामिन B12 ही तो क्या करता है? विटामिन B12 का निर्माण कर देता है। शरीर में किसका निर्माण कर देता है? B12 का। ये पहला लाभ हो गया। दूसरा क्या लाभ लिख सकते हो बेटा इसी में सरल भाषा में? दूसरा लाभ लिख सकते हो आप क्या कि ये शरीर के जो आंत है, भोजन का पाचन आंत में होता है, छोटी आंत बड़ी आंत। आपको पता है कि भोजन कहाँ पर जाता है? आंत में जाता है। आंत में क्या पाया जाता है? क्षार बैक्टीरिया पाया जाता है। आंत में क्या पाया जाता है? क्षार बैक्टीरिया। और क्षार बैक्टीरिया थोड़े से नुकसानदायक होते हैं। क्या होता है? थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। फिर क्षार बैक्टीरिया को समाप्त करता है। क्षार बैक्टीरिया को क्या करता है? समाप्त भी करता है। इसलिए तो कहा जाता है, सलाह दी जाती है कि दही खाना चाहिए, दही पीना चाहिए करके। क्यों पीना चाहिए? ये साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। ये क्या बढ़ा देता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। देखिए, सवाल पूछा गया था कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही में पाया जाएगा। लाभ बताया मैंने आपको 3, विटामिन B12 का निर्माण करेगा। दूसरा क्या बताया मैंने आपको? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। और तीसरा आपको बताया कि ये जो क्षार उपस्थित रहता है छोटी आंत में जो क्षारक बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं उनको समाप्त करता है। 3 लाभ हो गए, परिभाषा हो गई। 2 नंबर तो आसानी से आपको मिल सकते हैं। सवाल 2 ही नंबर का है। देखिए 2 गुणा 7 लिखा हुआ है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के दिए गए हैं। देखिए सवाल नंबर 11, पुनर्योजक प्रोटीन क्या होता है? पुनर्योजक प्रोटीन क्या होता है कि मान के चलिए कोई ऐसा पोषक तत्व, मान के चलिए पुनर्योजक प्रोटीन क्या होता है कि किसी भी विषम जात पोषक तत्व, मैंने किसी विषम जात लिए, कोई मैंने क्या लिया? विषम जात।
विषमजात पोषक लिया या विषमजात पोषक तत्व। विषमजात का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के, विषम का मतलब होता है अलग अलग। तो विषमजात पोषक तत्वों में प्रोटीन रहेगा। क्या रहेगा? विषमजात में क्या रहेगा बेटा? प्रोटीन रहेगा। विषमजात में क्या रहता है? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को क्रोडित करने वाली जीन, प्रोटीन को कोई ना कोई कोडित करने वाली जीन रहेगी। प्रोटीन को क्या रहेगी? कोई ना कोई कोडित करने वाली जीन रहेगी। कोडित करने वाली, प्रोटीन को कोडित करने वाली जीन की अभिव्यक्ति को ही पुनर्योजक प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्योजक। मान के चलिए मैंने कोई विषमपोषी पोषक तत्व लिया, मैंने क्या लिया? कोई विषमपोषी पोषक तत्व लिया, उसमें कोई प्रोटीन रहेगा। उस प्रोटीन को मुझे क्या करना है? कोडित करना है। कोडान मैंने आपको पहले मॉडल पेपर में बता दिया हूं, आप कोडान को जाकर देख सकते हो क्या होता है कोडान करके। तो ये प्रोटीन का कोडित करने वाला अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? यही अभिव्यक्ति कहलाती है पुनर्योजक प्रोटीन। तो पुनर्योजक प्रोटीन क्या होता है? पुनर्योजक डीएनए की अभिव्यक्ति से बनी प्रोटीन का पुनर्योजक प्रोटीन कहलाती है। अर्थात किसी विषमजात पोषक में किसी प्रोटीन को कोड करने वाली जीन की अभिव्यक्ति से बना प्रोटीन क्या कहलाता है? पुनर्योजक प्रोटीन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, इंसुलिन दे दिया। एग्जाम्पल में क्या दे दिया गया? इंसुलिन। आपको पता होगा ये अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन है। किससे निकलने वाला हार्मोन है? ये अग्नाशय से निकलता हार्मोन है। अग्नाशय से निकलता हार्मोन है। ये क्या करता है? इंसुलिन का कार्य क्या होता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। यदि पूछ लिया जाए कि इंसुलिन का कार्य क्या होता है, तो इंसुलिन क्या करता है? जैसे हमने खाना खाया, खाने में हमने चावल खाया, हो सकता है हमने गेहूं खाया, ये आगे चलकर क्या होगा कि ये टूटेगा, अपघटन होगा, अपघटन होने के बाद ग्लूकोज में बदल जाएगा। हो सकता है कि ग्लूकोज हमने जितना खाना खाया उतना वर्क नहीं कर पाया, तो ग्लूकोज का बराबर उपयोग नहीं हो पाया। ग्लूकोज क्या होने लग जाएगा? ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लग जाएगा। फिर शरीर में किसका स्तर बढ़ जाएगा? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का यदि स्तर बढ़ गया तो ग्लूकोज के स्तर बढ़ने से शुगर हो जाता है। ग्लूकोज के स्तर बढ़ने से क्या हो जाता है? शुगर हो जाता है। और शुगर होना अच्छी बात नहीं है। तो यही क्या होता है? ग्लूकोज के स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए ग्लूकोज को, जो इंसुलिन है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी आप मधुमेह रोग से, डायबिटीज से या शुगर होने से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। तो ये कार्य होता है इंसुलिन का। इंसुलिन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज की स्तर बढ़ेगी, ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा यानी शुगर के केसेस बढ़ते जाएंगे। परंतु इंसुलिन बराबर मात्रा में निकलने से इंसुलिन ग्लूकोज को किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है या शुगर होने से बचा देता है। मानव निर्मित हार्मोन भी दिया, मानव वृद्धि हार्मोन भी दिया, यानी जो मानव की ग्रोथ के लिए आवश्यक हार्मोन है क्या हो जाएगा? मानव निर्मित हार्मोन हो जाएंगे। इसके दो एग्जाम्पल हो गए, एक क्या हो गया? इंसुलिन हो गया, दूसरा क्या हो गया? मानव वृद्धि हार्मोन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस को ही सुनहरा चावल भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? सुनहरा राइस भी कहा जाता है। सुनहरा राइस, इसमें क्या होता है कि बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा उपस्थित रहती है। इसमें क्या रहती है? बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा रहता है। बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है। ऐसा चावल जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है उसे क्या बोला जाएगा? गोल्डन राइस बोला जाएगा। गोल्डन राइस इस प्रकार का, एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का ट्रांसजेनिक चावल। ट्रांसजेनिक मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। ट्रांसजेनिक क्या होता है बेटा? ट्रांसजेनिक होता है किसी भी जीन में अतिरिक्त डीएनए का जुड़ जाना। किसी भी जंतु या जीन में अतिरिक्त डीएनए का जुड़ना, अतिरिक्त डीएनए का जुड़ना, अतिरिक्त डीएनए का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ट्रांसजेनिक कहलाता है या पार्जेनिक कहलाता है? क्या कहलाता है? पार्जेनिक। तो यही देखिए, गोल्डन राइस एक प्रकार का क्या होता है? ट्रांसजेनिक होता है, जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है और बीटा कैरोटीन के साथ साथ इसमें विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में होता है। 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 इसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा? गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस का प्रयोग उन क्षेत्र में किया जाएगा जहां पर विटामिन ए की कमी से ग्रसित लोग हैं। यानी देखो, गोल्डन राइस का फायदा क्या हुआ? गोल्डन राइस का फायदा ये हुआ कि जिन क्षेत्र में विटामिन ए की कमी वाले प्राणी है, जिन क्षेत्र में विटामिन
ए की कमी वाले, विटामिन ए की कमी वाले स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग होता है। तो देखिए मैंने आपको गोल्डन राइस बताया, गोल्डन राइस एक प्रकार की ट्रांसजेनिक किस्म होती है जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है और विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में रहता है, विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में रहता है। और इसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा, ऐसे क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पर विटामिन ए की कमी वाले लोग ज्यादा रहते होंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, समष्टि और समुदाय में क्या अंतर है। समष्टि और समुदाय में क्या अंतर है। मान के चलिए मैं कोई पर्यावरण या ले रहा हूं या कोई पारिस्थितिक तंत्र ले रहा हूं या मैं कोई क्षेत्र ले रहा हूं, कोई एक जोन ले रहा हूं, मैं कोई भी एक जोन ले रहा हूं। मान के चलिए मैंने एक जोन लिया या किसी क्षेत्र लिया, मैंने कोई क्षेत्र लिया, जोन ना बोलते हो आप, बोल सकते हो क्षेत्र लिया। अब मैंने क्षेत्र में देखा कि भाई बहुत सारे कुत्ते हैं, ए वाला भी कुत्ता है, ये बी भी कुत्ता है, सी भी कुत्ता है, डी भी कुत्ता है, ई भी कुत्ता है, 1 2 3 4 बहुत सारे कुत्ते का समूह। दूसरा केस देखा कि मैंने पूरा देखा कि यहाँ पर गधे का ही समूह है, गधे का क्या है, गधे का समूह है। या तीसरा मैंने देखा कि नहीं यार यहाँ पर पूरे मानव ही मानव है, मानव ही मानव है। 3 केसेस मैंने आपको बताया कि आपने किसी क्षेत्र विशेष में देखा कि एक ही प्रजाति, यानी आपने कुत्ते की ही प्रजाति देखी, दूसरा आपने देखा गधे की प्रजाति देखी, तीसरा आपने क्या देखा, मानव की प्रजाति देखी। हो सकता है सर आप ऐसा बोलोगे कि सर इंसान तो कुत्ता भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि किसी क्षेत्र विशेष में गधे की प्रजाति हो या किसी विशेष प्रजाति या एक ही प्रकार की जाति का समूह, एक ही प्रकार की जाति, एक ही प्रकार की प्रजाति का समूह, 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 यही कहलाता है समष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। दूसरा केसेस क्या हो सकता है कि मान के चलिए मैंने किसी जोन लिया, उस जोन में मान के चलो यहाँ पर क्या है, कुछ कुत्ते भी है, कुछ क्या है गधे भी है, और कुछ क्या है मानव भी है, यानी तीनों चीजें, कुत्ता भी, गधे भी, मानव भी, तीनों दिखाई दे रहे। इस प्रकार के क्षेत्र को बोला जाता है समुदाय कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है। समष्टि में जीव अकेला जीवित नहीं रह सकता। मान के चलिए कि यहाँ पर मान के चलो कोई क्षेत्र में केवल अकेला कुत्ता है, अकेला वो कभी भी जीवित नहीं रहता। हाँ, परंतु कुत्ते के साथ यदि मानव है, गधा है, तो आसानी से वो जी सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि समष्टि में अकेला जीव जीवित नहीं रह सकता, परंतु समुदाय में अकेला भी है, केवल एक ही कुत्ता है, केवल एक ही गधा है या केवल एक ही मानव है, ये तीनों एक दूसरे के सहारे जीवित रह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सिंगल है, सिंगल जीव जीवित नहीं रह सकता, इसमें सिंगल जीव जीवित रह सकता है समुदाय में। क्या अकेला पिरामिड का निर्माण कर सकता है, क्या कोई अकेला जीव निर्माण कर सकता है पिरामिड का? नहीं। पिरामिड मैंने आपको बताया था, पिरामिड या पारिस्थितिक बताया था। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है कि हमारे आसपास उपस्थित जैविक व अजैविक घटकों का जो मिश्रण है या जो समुदाय है वही क्या कहलाता है, पारिस्थितिक कहलाता है। क्या अकेले से मिलकर पारिस्थितिक बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। परंतु यहाँ पर कुत्ते हैं, गधे हैं, मानव है, तीनों अलग अलग प्रकार की प्रजाति है, ये मिलकर क्या बना देगी, पारिस्थितिक बना देगी। यानी समष्टि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण नहीं कर सकती, परंतु समुदाय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर सकता है। मैंने आपको 3 अंतर बता दिया भैया। पहला, किसी भी क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार की प्रजाति का समूह क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में अलग अलग प्रकार की प्रजातियों का समूह क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाता है। समष्टि का अकेला जीव जीवित नहीं रह सकता, समुदाय का एक अकेला जीव भी क्या रह सकता है, जीवित। समष्टि पारिस्थितिक का निर्माण नहीं कर सकती, समुदाय पारिस्थितिक का निर्माण कर सकती है। तो आपको मैंने 3 अंतर बताया, आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से इसको लिखकर बेहतरीन अंक क्या कर सकते हो, आप अंक अर्जित कर सकते हो बेटा। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम इसी का अथवा। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि मान के चलिए आपने गौरैया या पक्षी देखा होगा, या फिर आपने कोई भी ऐसा जीव देखा होगा कि जो लुप्त प्राय की, लुप्त या लुप्त के स्तर पर है, वो खत्म होने के कागार पर, यानी अब वो समाप्ति की ओर। या हो सकता है कि मान के चलिए कोई आपके पास बीज रखा हुआ है
कोई भी पौधे का बीज। अब वो अंतिम अंतिम में चल रहा है, अपने को उसको स्टोर करके रखना है, उसको खराब होने से नहीं बचा रहा। मान के चलो कोई बीज है, बीज पर से आपको अच्छा समझ आएगा। मान के चलो आपके घर में बीज रखा हुआ है, आपने देखा होगा अरहर का बीज भी रखा जाता है घर में। किसका रखा जाता है? अरहर का रखा जाता है। या आपने देखा होगा कि धान का भी बीज रखा जाता है। और धान में भी कई सारी किस्में होती है, धान में भी क्या होती है, कई प्रकार की किस्में होती है। अब मान के चलो कि कोई बेहतरीन किस्म की धान है और उसका ज्यादा बीज नहीं रखा हुआ है, आपके पास केवल 1 kg बीज ही रखा हुआ है। कितना बीज रखा हुआ है? 1 kg भी, लास्ट 1 kg रखा हुआ है। अब क्या आप क्या करना चाहोगे कि इस प्रजाति को बचाए रखना चाहोगे आप, या इस धान की किस्म को बचाए रखना पसंद करोगे आप? तो आप इसको क्या करोगे, किसी भी तरीके से सुरक्षित रखने का प्रयास करोगे। उसको क्या करोगे, किसी भी प्रकार से सुरक्षित करने का प्रयोग करोगे। या हो सकता है कि आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप है, तो आप क्या करोगे कि इसको एक सुरक्षित रखने के लिए इसे कम से कम तापमान पर -196 डिग्री सेल्सियस पर इसको सुरक्षित रखने के लिए एक विधि का प्रयोग करोगे। इस सुरक्षित रखने की विधि को ही तो क्रायोप्रिजर्वेशन कहा जाता है, क्रायोप्रिजर्वेशन कहा जाता है। तो यही तो लिखा हुआ है, जंतु व पादप उत्को युग्म को भ्रूण आदि को निम्न ताप -196 पर द्रव नाइट्रोजन की परिक्षिप्त करने की विधि पर क्रायोप्रिजन कहलाती है। जैसे संरक्षण के लिए होता है, जैव विविधता संरक्षण की एक सीटू तकनीक के रूप में प्रयुक्त होती है, जिस के द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मक को भ्रूण को जन या स्थिति लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। देखिए यही चीजें मैंने लिखा हूं कि किसी प्रजातियों को जो संकटग्रस्त प्रजाति है, जो समाप्त होने की कगार पर है, जो भ्रूण समाप्त होने की कगार पर है, उनको बचाए रखने के लिए हम एक विशेष विधि का तकनीक का प्रयोग करेंगे। इस विशेष तकनीक जिसमें 196 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाए और नाइट्रोजन का प्रयोग करके हम इसे विशेष विधि द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। यही विधि क्या कहलाएगी? क्रायोप्रिजर्वेशन कहलाएगी। आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। आशा करता हूं कि आप इसे घर पर जाकर अभ्यास कर रहे होंगे, निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे और ये हमारे सेशन का बिल्कुल लाभ उठा रहे होंगे। आशा करता हूं मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे।